गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। अच्छा, आपको तो पता ही है कि हम अक्टूबर मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे थे, विजन आईएएस की, जिसमें ऑलरेडी हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, जैसे कि पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी एंड मैनी मोर। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम आज जो है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी हमारे न्यूज़ रही है पिछले महीने की, वो सब हम कवर करेंगे। चलो फिर देखते हैं कि आखिर क्या क्या रहा चर्चा में। तो सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा पहला टॉपिक है सेपरेटिज्म। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सेपरेटिज्म क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, सब कुछ जानेंगे। टेंशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। तो ये सेपरेटिज्म आखिर ये न्यूज़ में क्यों आया, क्यों आज हम ये सेपरेटिज्म की बात कर रहे हैं? भाई, हम किसी और चीज़ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ये सेपरेटिज्म की बात हो रही है? तो इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको अपना फोकस जो है वो कहाँ डालना होगा। हमको सेपरेटिज्म और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, सेपरेटिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो तालमेल चल रही है, इन दोनों के बीच में जो खिचड़ी पक रही है ना, हमको उसी पर ध्यान देना है। हमें फोकस करना है कि जो सेपरेटिज्म है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसके बीच में जो नेक्सस बनकर बैठा हुआ है, इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। किसने कहा है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, अब जान लेते हैं कि आखिर सेपरेटिज्म होता ही क्या है, जिसके बीच में हम देख रहे हैं कि सेपरेटिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बीच में जो नेक्सस है उस पर फोकस किया जाएगा। तो ये सेपरेटिज्म क्या है, चलो जान लेते हैं। तो अगर हम सिंपल तरीके से बात करें, कैसे करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करें कि भाई सेपरेटिज्म क्या है। कोई जाने, आपसे पूछे कि भाई सेपरेटिज्म की बताओ, अच्छा आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बताओ सेपरेटिज्म क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे? सिंपल टर्म्स में इसको कैसे समझाएंगे? तो आप समझाएंगे क्या? आप बोलेंगे कि मतलब सेपरेटिज्म का मतलब क्या है कि जो पर्सन है, जो एक ग्रुप है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमको सेपरेट स्टेट चाहिए है। ठीक है, अब कभी कभी ये क्या होता है, ये डिमांड होती है कि हमको एक पर्टिकुलर स्टेट जो है, पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ से हमको अलग होना है, बट इंडिया का पार्ट रहना है। लेकिन कभी कभी ये डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नहीं नहीं, हमको उस पर्टिकुलर रीजन से ही अलग नहीं होना, बल्कि इंडिया से भी अलग होना है। तो ये जो सेपरेट होने की भावना है, जो डिमांड होती है कि हमको सेपरेट होना है, सेपरेट स्टेट चाहिए है, यही डिमांड क्या है? सेपरेटिज्म है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक रीजन जो डिमांड कर रहा है कि सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए है, या फिर हमको क्या करना है, स्टेट के साथ में जो रिलेशनशिप है, जो नेगोशिएशन है, उसकी अलग से बात यहाँ पर ये कर सकते हैं। हमने समझ ही लिया। ठीक है, अब यहाँ पर डिमांड क्या है, तो अलग अलग रीजन जो है वहाँ पर क्या है कि रिलेशंस को रीऑर्गेनाइज करने की डिमांड हो सकती है। ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके से ये लोग बात करते हैं। मतलब क्या है, सेपरेटिज्म की अगर हम बात करें तो सेपरेटिज्म से क्या कह सकते हैं, सेपरेटिज्म से पर्टिकुलर चीज़ें जो हम देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, ये सब जो है अराइज हो सकती हैं। तो मतलब क्या, जैसे अब हम देखो, अगर हम बात करें, हमें भूख लग रही है, ठीक है, अगर हमें भूख लग रही है तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या जाएगा कि हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जब इनको इनको चाहिए सेपरेट स्टेट, तो अब ये क्या करेंगे, सेपरेट स्टेट है ये, तो इनकी जैसे हमें भूख लग रही है, वो हमारी जो रीज़न है वो है, ऐसे ही इनका रीज़न क्या है कि इनको सेपरेट स्टेट चाहिए। अब इसके लिए कुछ करेंगे ना, ये जैसे हम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऐसे ही ये क्या करेंगे, ये कई अलग अलग तरीके से अपनी जो डिमांड है उसको सामने रखते हैं। तो ये किस किस तरीके से अपनी डिमांड को रखते हैं, क्या क्या मूवमेंट, क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं सेपरेटिज्म के, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए, सबसे पहले है इंसर्जेंसी। ठीक है, तो अगर इंसर्जेंसी कहीं पर हो रही है तो हाँ, वहाँ पर क्या है कि हो सकता है उसका रीजन क्या हो, इंसर्जेंसी का रीजन हो सकता है कि वो लोग एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हों। ठीक है, तो इंसर्जेंसी होता क्या है, तो इंसर्जेंसी एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, या फिर जो भी अथॉरिटी उस प्लेस में है, तो वहाँ पर क्या है कि उस अथॉरिटी को हटाने की ये भावना रखते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो भी सरकार है उसको ये हटाना चाहते हैं और अपना जो रूल है वो वहाँ पर बैठाना चाहते हैं। याद रखने की बात ये है कि इंसर्जेंसी जो हमारी है
वो एक ऑर्गेनाइज्ड है पहली बात तो, ठीक है। साथ ही साथ में उसमें क्या है, हथियारों का भी यूज़ हो रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई हम जाकर धरना धर रहे हैं कि नहीं नहीं हमको हमारी डिमांड जो है वो पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, नहीं, सिर्फ ये नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर पहली बात तो ये सारे लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज, ये पूरा ग्रुप ऑर्गेनाइज होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि ऑर्गेनाइज के साथ साथ में ये हथियारों का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि इनके पास में है जो भी हमारे जो वेपन्स होते हैं ना, वो सब इनके पास होते हैं, और उसका सिर्फ ये दिखावा नहीं करते, उसका यूज़ भी करते हैं, ठीक है। इंसर्जेंसी की वजह से कई सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, कई सारी प्रॉपर्टी हमारी डैमेज हो जाती है इंसर्जेंसी की वजह से। तो ठीक है, ये चीज़ समझ आई कि क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है और आर्म्ड रेजिस्टेंस है, और ये क्या कर रहे हैं, उस अथॉरिटी को हटाना चाहते हैं। तो उस टाइम पर जो भी अथॉरिटी वहाँ पर रूल कर रही होती है उसको ये हटाना चाहते हैं। लेकिन ये टेररिज्म के तरीके से नहीं है। क्यों नहीं है? तो टेररिज्म जो होता है वो चीज़ अलग है। टेररिज्म से ये अलग कैसे, ये समझो। तो टेररिज्म से अलग इसलिए है क्योंकि ये जो मूवमेंट्स होते हैं इसमें मटेरियल और मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है पॉपुलेशन के द्वारा ही। भाई टेररिज्म जो है, हम नहीं कहेंगे ना कि आकर आओ हमारे सिर पर बम फोड़ दो, नहीं, ऐसे तो नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंसर्जेंसी होती है, यहाँ पर क्या होता है, लोग, उस पर्टिकुलर रीजन के लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं। वो चाहे मटेरियल, चाहे वो पैसा दे रहे हैं, चाहे वो वहाँ पर उन लोगों को रहने की जगह दे रहे हैं, या फिर वो मॉरल सपोर्ट करते हैं कि आप जो है इंसर्जेंसी कीजिए, हम आपके साथ हैं। इस तरीके से वो इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये जो सरकार ये अच्छी नहीं है, हाँ आप बिल्कुल ठीक है, आप इस सरकार को हटा दें। इस तरीके की बातें वहाँ पर चलती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि जैसे हमारे अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कई सारे ग्रुप्स इस तरीके के बने हुए हैं, ठीक है, जो कि वहाँ पर जो है इंसर्जेंसी करते हैं, ठीक। तो वहाँ पर वो, अब उनको हम क्यों नहीं दबा पा रहे हैं, तो मेन रीज़न ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो लोग हैं, बहुत सारे उनमें से लोग ऐसे हैं जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके भलाई के लिए है, वो उनकी डिमांड को रख रहा है, और वो बिल्कुल ठीक है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से सरकार भी उनको दबाने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करती है, ठीक है। इंसर्जेंसी समझ में आया। चलो नेक्स्ट थिंग अगर हम देखें कि और दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, तो दूसरी फॉर्म है कि मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेटहुड। अब कहते हैं भैया ऐसा है कि हम यहाँ की सरकार नहीं हटाना चाह रहे हैं, ये पूरा जगह जो हमारी है, पूरा रीजन, पूरा एरिया ही हमको अलग चाहिए है, एक अलग कंट्री हम बना लेंगे। इस तरीके की डिमांड हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसके भी 3 फॉर्म है, ठीक है। एक सेपरेट स्टेट चाहिए है, तो ये किस तरीके से डिमांड करते हैं, ये मूवमेंट कैसे चलते हैं, तो इसमें भी 3 फॉर्म है। पहला क्या है, स्टेटहुड मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक सेपरेट स्टेट चाहिए है, जिसमें क्या है, एक ऐसा रीजन है जो अभी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है ना, उनमें से कुछ कुछ रीजन मिलाकर एक सेपरेट स्टेट बना लेंगे। जैसे कि आपने अगर पढ़ी है थोड़ी सी भी, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट के रीजन को पढ़ा है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में जो आपके स्टेटिक बुक्स हैं उनमें से पढ़ा है, तो आपको पता होगा जैसे नागालैंड की डिमांड होती है, ठीक है। तो नागालैंड में क्या है, सिर्फ एक नागालैंड की ही एरिया नहीं आता है, आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब का थोड़ा थोड़ा रीजन मिलाकर नागालैंड को बनाने की बात हो रही है, बोडोलैंड की बात होती है, ठीक है। तो इस ऐसे हम अगर बात करें, इधर खालिस्तान की बात कर लें, ठीक है, तो इधर क्या है, जो पंजाब साइड में खालिस्तान है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि सेपरेट स्टेट की ही तो मांग कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर वही बात हम कहना चाह रहे हैं कि सेपरेट स्टेट की मांग कैसे हो रही है, कि ये जो है पर्टिकुलर एक स्टेट की बात नहीं करते हैं, ये क्या कह रहे हैं, 3-4 स्टेट जो हैं आसपास के, उनका थोड़ा थोड़ा रीजन मिलाकर एक स्टेट बनाते हैं। तो ये होता है स्टेटहुड मूवमेंट, ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट है ऑटोनोमी मूवमेंट। इसमें क्या है कि कलेक्टिव मोबिलाइजेशन होता है पीपल का, ठीक है। एक पर्टिकुलर रीजन में जो लोग हैं उनका मोबिलाइजेशन किया जाता है। एम क्या होता है कि हमको ऑटोनॉमी चाहिए है, ठीक है, कि भाई हमको सरकार का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए है, हम जो है अपने आप से खुद को गवर्न कर लेंगे, अपना काम खुद कर लेंगे, अपना विकास खुद कर लेंगे, हमको नहीं चाहिए सरकार की मदद, ठीक है। तो ये होता है ऑटोनॉमी की मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो बोडोलैंड है, करवी है, दिमासा है, तो इन्होंने ऑटोनॉमी जो है वो एक्सेप्ट कर ली। इन्होंने कहा कि हम इंडिया के पार्ट हैं, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अपनी ऑटोनॉमी चाहिए, हम अपने आप से खुद को एडमिट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सीजनिस्ट मूवमेंट। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये वो मूवमेंट है जिसमें कहा जाता है कि हमको इस कंट्री में रहना ही नहीं, हमको अपना अलग देश बनाना है, ठीक।
ओके, तो ये 3 तरीके के फॉर्म हमने देखे। अब अच्छा, फैक्टर्स क्या हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या रीज़न रहते हैं कि लोग जो हैं ये अलग होना चाहते हैं? कुछ तो फैक्टर होंगे ना, इंडिया के पार्ट हैं, हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन क्या हो गया ऐसा कि वो अब यहाँ से अलग होना चाह रहे हैं, इंडिया से अलग होना चाहते हैं, या फिर पर्टिकुलर रीजन से अलग होना चाहते हैं? तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, जो हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट मिल रहा है, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, सब कुछ अच्छा है, अच्छे रोड हैं, हर टाइम लाइट आ रही है, पानी भी हर टाइम आ रहा है, तो ये जो है फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, एक जो सरकार है वो वहाँ पर फैसिलिटीज़ दे रही है। वहीं पर कोई एक पिछड़ा सा गाँव अगर हम देख लें, वहाँ पर जो है बच्चों जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं है, जिस वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, अगर उनको फीवर भी आया तो फीवर भी ठीक करने के लिए उनके पास में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो पैरासीटामोल भी ले आए। ठीक है, इस तरीके की वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, अगर बारिश हो जाए तो वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह आप जा नहीं सकते। तो मतलब क्या है कि टोटली अंडर डेवलप्ड एरिया है। तो वो एरिया के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही होगी, लेकिन हमें क्या मिला, क्या हमारे लिए सरकार ने काम किया? नहीं, सरकार ने बहुत हॉस्पिटल बनाए होंगे, बट हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल नहीं बना, तो हमारे लिए तो सरकार अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। इस वजह से क्या होगा, उनके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन जो है वो पनपने लगेगा। वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे सरकार जिसके लिए काम कर रही है उसके लिए भी अच्छी है, लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम क्यों कहें सरकार अच्छी है जब हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वजह से वो उस सरकार को हटाना चाहते हैं, या फिर उस जगह को ही छोड़ देना चाहते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे कि नागालिम की जो डिमांड है वो किस बेसिस पर है? नागालिम की डिमांड यही है कि जो हमारी पर्टिकुलर सोशल प्रैक्टिसेस हैं, पर्टिकुलर कल्चर है, उसको हम बचा सकें। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेम कल्चर के जो लोग हैं, सेम प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर एरिया में रहना चाहिए। इस टेंडेंसी पर नागालिम की डिमांड हो रही है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रीजन्स भी हैं। देखो, हिस्टोरिकल रीजन्स की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद में हमने देखा कि मिज़ोरम में एक मूवमेंट हुआ, अलगाववादी, ठीक है, अलग होने के लिए एक मूवमेंट हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि कुछ मिज़ोस जो हैं वो कहते थे कि हम ब्रिटिश इंडिया का हम कभी पार्ट नहीं हैं और हम इंडियन यूनियन को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, मतलब क्या कि हिस्टोरिकल रीजन्स भी हैं कि अगर जो है मिज़ोरम, पहले अगर हम देखें तो मिज़ोरम जो है वहाँ पर अपने राजा होते थे। ठीक है, मिज़ोरम के अपने राजा, और वो वहाँ पर राज कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर मिज़ोरम को इंडिया में ऐड कर लिया। लेकिन मिज़ोरम के लोग जो हैं कभी भी ब्रिटिश इंडिया को अपना मान नहीं पाए, और वो आज भी यही कह रहे थे कि हम जो हैं ब्रिटिश इंडिया के पार्ट नहीं हैं। जब ब्रिटिश इंडिया के पार्ट नहीं है तो इंडिया भले ही आज़ाद हो गया हो, तो जब हम ब्रिटिश इंडिया के पार्ट नहीं है तो इंडिया के पार्ट नहीं है। इस तरीके की बातें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट इन द स्टेट, सरकार पर भरोसा ही नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, लोग जो हैं उनका भरोसा उठ जाता है सरकार से। ठीक है, लोगों का भरोसा सरकार से उठ जाता है। अब जैसे कि अगर हम देखें कि कोई एक डिज़ास्टर हुआ, अर्थक्वेक मान लो आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, अब वहाँ पर हम क्या भरोसे बैठे कि सरकार हमें बचाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली सरकार जो है किसी को नहीं बचा पाई, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइफ का, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया। तो अगली बार अगर कोई डिज़ास्टर आएगा तो हम सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं बैठेंगे कि इस भरोसे पर कि जो सरकार है वो हमें बचा लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसी। तो जैसे कुछ लोग हैं यूक्रेन के, वो ये मानते हैं कि वो जो हैं उनको यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो से मिल जाना चाहिए। दूसरे मानते हैं नहीं नहीं, हमको रशिया के साथ में जाना चाहिए। इस वजह से क्या हो, लोग जो हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी भी उनको क्या करती है, इम्पैक्ट करती है, और वो अलग जो है होना चाहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं वो उनको सपोर्ट मिलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, मतलब कि दूसरे जो देश हैं या फिर वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं इनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप अलग हो जाएं। इस वजह से उनको, उनका जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, वो मूवमेंट खूब धड़ल्ले से चला रहे होते हैं। ठीक है, अब इंडिया की अप्रोच क्या है? ये जो मूवमेंट होते हैं हमारे इंडिया में भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं होते हैं। तो ये जो मूवमेंट है इनके लिए हम कुछ करते नहीं है क्या? भाई करते हैं। जैसे कि डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस, इंडिया जो है इन रीजनल एस्पिरेशंस को कैसे रेस्पॉन्ड करती है? डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस मतलब क्या कि
बातचीत करके मामला सुलझाते हैं कि हम जानते हैं कि आप जो हैं हमसे अलग होना चाहते हैं, पर क्या बात है, आप अपनी प्रॉब्लम्स हमको बताएं, ठीक है। फिर उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हम करेंगे। और ऐसे करके बातें करके क्या होता है, उनकी जब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है उन लोगों की, तो वो लोग जो हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही तो क्या होगा कि वो आराम से रहेंगे, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो पावर है वो उन लोगों के साथ में शेयर कर दो, वो पावर चाह रहे हैं थोड़ी पावर उनको दे दो। नेक्स्ट है बैकवर्ड एरिया जो है, जो अंडर डेवलप्ड हैं, जिस वजह से उनके अंदर ये डिससेटिस्फेक्शन आया है, सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया, तो उनको क्या करो, उनको डेवलप कराओ ना उस एरिया को जो बैकवर्ड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी लेके हम आए हैं, जैसे कुछ स्पेशल पावर्स हमने कुछ स्टेट्स के लिए दी हैं, कुछ रीजन्स के लिए दी है, उनको ऑटोनॉमी दी है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी पहले ऑटोनॉमी चलती थी, अब 2019 में तो ये ख़त्म हो गई है, राइट। तो इस तरह की बातें भी हैं। फिर है फोर्स का भी यूज़ किया जाएगा। अब जब इतनी सारी काम कर लिए, बातचीत कर ली, डेवलपमेंट करा दिया, पावर शेयर कर ली, लेकिन फिर भी वह बाजी नहीं आ रहे हो आप, ठीक है, अब भी लड़ने को तैयार हो, तो फिर क्या होगा, जब फोर्स आप दिखाओगे तो हम भी फोर्स दिखाएंगे। यही यहाँ पर होता है। फिर एट दी एंड जब कुछ नहीं हमारे पास में चारा बचता है तो हम फोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक, अब जो है कंसर्न्स क्या है, ये मूवमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट चल रहा है तो चलने दो ना, क्या कंसर्न है। तो कंसर्न्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट, पहली बात, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो इंटरनेशनल बाहर के लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो क्या करते हैं, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं कि आप इंडिया से अलग हो जाएं, आप अपने देश से अलग हो जाएं, ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक बात होती है कि हम जो है इनको रोकना चाह रहे हैं और दूसरे देश इनको अलग करने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए कंसर्न रहता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ में भी इनका लिंक देखने को मिलता है। ये ना केवल इतनी ये डिमांड करते हैं कि हमको अलग होना है, साथ ही साथ में ये जैसे कि ड्रग, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, किडनैपिंग है, ये सारी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा ही कि कनाडा जो है, कनाडा टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा हमारे यहाँ पर माना जा रहा है, ठीक है। कनाडा कह रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने क्या किया है कि वहाँ के एक लीडर को मार दिया है। तो इस वजह से क्या हो, कनाडा और इंडिया के रिलेशंस ख़राब हुए ना, राइट। हमने देखा कि वीज़ा सर्विसेज ख़त्म हो गई थी, वो बंद करा दी गई थी, जो डिप्लोमेट्स थे उनको बुला लिया गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट है इनस्टेबिलिटी। रीजन में क्या होती है, इनस्टेबिलिटी, भाई कहीं पर जो है मारधाड़ चले जा रही है, मूवमेंट चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर इनस्टेबिलिटी ही रहेगी ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया की जो एंटी टेररिज्म अप्रोच है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो हमारे अब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी एक एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही। उसमें उन्होंने कहा कि ना केवल हमको टेररिज्म से कम्बैट करना है, बल्कि पूरा जो हमारा जो टेररिज्म का इकोसिस्टम, इसको ही डिसमेंटल कर देना है, ठीक है। और इन्होंने मेजर्स भी बताया कि कैसे हम टेररिज्म को टैकल कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सिर्फ टेररिज्म से लड़ना ही नहीं है, बल्कि टेररिज्म से लड़ने के साथ साथ टेररिज्म को जड़ से ही उखाड़ फेंकना है, ऐसा इन्होंने कहा। क्या कहा कि टेररिज्म से लड़ो मत, कि वरना आज लड़ोगे कल फिर वो आ जाएगा। क्या करो, टेररिज्म को जड़ से ही उखाड़ फेंको। कैसे फेंकना है वो भी इन्होंने बताया। अच्छा, इंडिया की अप्रोच है क्या, इंडिया की अगर हम अप्रोच की बात करें टेररिज्म को टैकल करने के लिए, तो कई सारे मेथड्स हैं जिससे हम टेररिज्म को टैकल करते हैं। जिसमें पहला है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, कुछ लॉज भी हैं जिनका यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, टेररिज्म को टैकल करते हैं। जैसे कि हम बात करें हमारे कौन कौन से लॉज हैं इंडिया में जो टेररिज्म को टैकल करने में हेल्प करते हैं। पहला है यूएपीए एक्ट, बहुत फेमस एक्ट, हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन ये चर्चा में रहता ही है, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दोनों ही प्राइमरी लॉज हैं जो कि टेररिज्म को टैकल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डेडिकेटेड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लॉज जो हैं इनको इन्फोर्स करने के लिए भी एजेंसीज बनाई गई हैं। जैसे कि हमारी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि प्राइमरी काउंटर टेररिज्म एजेंसी है, ठीक है। अगर कहीं पर भी टेररिज्म की बात आती है तो सबसे पहले जो रोल में आ जाती है बॉडी वो है एनआईए,
ठीक है। साथ ही साथ में और भी बॉडीज़ हैं जो इसमें हेल्प करती हैं एनआईए की, जैसे कि रॉ, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं रॉ के बारे में जानते ही होंगे। इवन अगर हम मूवीज़ देखें तो उसमें भी रॉ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल निभाते हुए दिखती है ना। तो रॉ के बारे में तो हम लोग ज़्यादातर जानते ही हैं। नेक्स्ट है आईबी, फिर स्टेट की जो पुलिस होती है वो भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है कि हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं, जो टेररिज्म जो है, भाई टेररिज्म क्या कोई भी काम है बिना पैसे के तो नहीं होता ना। तो ये टेररिज्म जो है ये भी पैसे से ही चल रहा है। ये टेररिस्ट जो है इनके पास में पैसा आता है और उसी से तो ये काम कर रहे हैं। टेररिस्ट जो है वो अपने टेररिज्म को फैला रहे हैं। तो क्या करते हैं, क्या जो टेररिज्म है इसको जो फाइनेंसिंग है वही रोक दें, इसके पास में पैसा आने ही ना दें, ठीक है। इसके लिए कई सारे हमने क्या करे हैं, काम करे। जैसे कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग पर यूरेशियन ग्रुप, मनी लॉन्ड्रिंग पर जो ग्रुप है पैसिफिक ग्रुप, उसको ज्वाइन किया है। यूरेशियन ग्रुप को ज्वाइन किया है। जो FATF है उसमें भी हम मेंबर हैं, ठीक। नेक्स्ट है काउंटर करेंगे वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म है, ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एजेंसी फॉर काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही लीड है, ठीक है। फिर है कि जो लोग हैं उनका दिलो दिमाग को जीतो, ये भी हमारी एक स्ट्रैटेजी है टेररिज्म से लड़ने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे सरकार के विरुद्ध लोग जो हैं वो रेडिकलाइज हो गए हैं, जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, वो डिससेटिस्फाई है, तो टेररिस्ट जो है उनका फ़ायदा उठाते हैं और वो टेररिस्ट बना लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए लोगों के दिलो दिमाग को जीतना होगा, ठीक है, उनके लिए काम करना होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल और रीजनल कोऑपरेशन भी। इंडिया जो है कई सारे रीजनल और इंटरनेशनल ग्रुपिंग में लीडरशिप रोल्स निभाते हुए नज़र आ रहा है। जैसे कि ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि टेररिज्म को कैसे टैकल किया जाए इसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। 1996 की बात करें तो हमने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया कि कैसे हम टेररिज्म को कम्बैट करेंगे। इसके लिए एक ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन बनाई इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर, ठीक है। अच्छा, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें चेंज करना है। ये जो हमारी अप्रोच है टेररिज्म को लेकर, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि हाँ अभी हमको क्या करना है। ये जो हमारी अप्रोच है इसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो क्या फैक्टर्स ऐसे हैं, पहली बात, जो अभी टेररिस्ट एक्ट्स हुए हैं, ठीक है, अभी हमारे जो टेररिस्ट एक्ट हुए हैं उसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला। टेररिस्ट जो है वो लूज एफिलिएशंस पर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई हायरार्की नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका जो ग्रुप है वो लूज़ है, ठीक है। लाइक माइंडेड ग्रुप्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो सब मिलकर टेररिज्म को फैला रहे हैं और ज़्यादातर जो लोन वुल्फ अटैक्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि वेपन्स का नेचर भी बदलता जा रहा है। अब क्या है, कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, नई नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का टेररिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट है नए मेथड्स जो टेररिज्म फाइनेंसिंग के हो रहे हैं, जैसे कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, या फिर वेबसाइट्स जो हैं वहाँ से टेरर फंडिंग हो रही है, ठीक। नेक्स्ट है कि ग्लोबल लेवल पर टेररिज्म है क्या, इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, ठीक है। फिर है कि नेक्सस हो रहा है इनका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के साथ में, जैसे कि काउंटरफिट नकली जो सामान है वो बनाया जा रहा है। फ्लोरा फौना का क्राइम हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि सांप है उसका जहर जो है वो बेचा जा रहा है, वो ख़रीदा जा रहा है। जो हमारे लॉइन है उसके जो क्लॉज हैं उनको बेचा जा रहा है, आइवरी बेची जा रही है। इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। फिर है इंटर एजेंसी कोऑपरेशन जो है उसकी भी कमी देखने को मिलती है। बहुत सारे एंटी टेररिस्ट एजेंसीज़ हैं वो सेंटर और स्टेट में काम कर रहे हैं जो जिनका कोऑपरेशन जो है काफ़ी लिमिटेड है, तो उनको हमें कोऑपरेशन की भी बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक। और लीगल सिस्टम में भी काफ़ी डिले हो जाता है, कोई केस आता है तो कई सालों तक चलता ही रहता है, ये भी एक दिक्कत है। नेक्स्ट है कि हम क्या कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड की बात करें तो की मेजर्स जो कि सजेस्ट किए गए हैं कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने कहा कि मॉडल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए सारे स्टेट्स के लिए। जितने भी हमारी
एंटी टेररिज्म एजेंसीज़ हैं उनको मल्टी डायमेंशनल बनाने की ज़रूरत है, एआई बेस्ड डेटाबेसिस को बनाने की ज़रूरत है। ठीक, फिर जितने भी स्टेट की हमारी एंटी टेररिज्म एजेंसीज़ हैं उनकी यूनिफॉर्म हायरार्की होनी चाहिए, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो भी काम वो कर रहे हैं उनका स्टैंडर्ड सबका सेम होना चाहिए। फिर एनआईए एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, स्पेशल टास्क फोर्स है, इनको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने की ज़रूरत है, जो इनोवेटिव मेजर्स हैं उनको लेने की ज़रूरत है जिससे कि टेररिज्म से फाइट बैक कर सकें। नेक्स्ट है कि एक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, ग्रास रूट लेवल से लेकर ग्लोबल लेवल तक हमको क्या चाहिए है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है। कॉमन ट्रेनिंग मॉड्यूल भी क्रिएट करना चाहिए। और मेजर्स की अगर हम बात करें तो जो लिंकेजेस हैं ऑर्गेनाइज क्राइम से उस पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे कि ऑपरेशन ध्वस्त जो है ये कोऑर्डिनेशन है पंजाब और हरियाणा पुलिस का। यहाँ पर जो टेररिस्ट गैंगस्टर ड्रग्स आर्म ट्रैफिकिंग नेक्सस है इसको इन्होंने तोड़ा था। फिर एक कॉपरेशन है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में रखने की ज़रूरत है। डिजिटल इकोसिस्टम की सेफ्टी को और स्ट्रॉन्ग करें और जो है डेमोक्रेसी हमारी जो कंट्री की है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। डेटा बैंक की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 13 नंबर पर आता है, जो हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है। ठीक है, उसमें हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है, 13, तो जो कि अच्छी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनआईए के बारे में। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है ये, चलो जानते हैं। तो एनआईए जो है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस अभी हमने जो देखी थी टेररिज्म को लेकर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो इसी ने ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो एनआईए जो है ये 2008 में जो हमारा मुंबई का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उस अटैक के बाद में ये बॉडी क्रिएट की गई थी। किस एक्ट के अंडर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंदर ये जो बॉडी है ये क्रिएट की गई। अभी क्या करती है, तो काउंटर टेररिज्म को लेकर स्टैंडर्ड्स जो है उसको सेट करती है, या फिर जो अदर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस है नेशनल लेवल पर वो ये करवाती है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। ठीक है, इसके पास में पावर है कि क्या कर सकती है, ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं उसमें कोई टेरर रिलेटेड क्राइम्स हैं तो उससे डील करने के लिए एनआईए ही आगे आती है और स्टेट्स की परमिशन लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग स्टेट्स में कोई भी टेररिज्म से रिलेटेड काम हो रहा है और इनको पता चल गया कि हाँ यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इनको ज़रूरत नहीं है कि उन स्टेट्स पे जाएँ, उनसे बातचीत करें, उनसे परमिशन लें कि हमें यहाँ पर इन केसेस में डील करना है। नहीं, इनको कुछ नहीं करना है, विदाउट परमिशन ये काम कर सकती हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया जिसमें इनको पावर मिली है कि जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं इंडिया के बाहर उनको भी ये क्या कर सकती हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। अब एनआईए का रोल एंटी टेररिज्म एफर्ट्स में क्या है, तो स्टेट्स के साथ में कोऑपरेशन करती हैं। ठीक है, सारी स्टेट्स को ये हेल्प करती हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को हेल्प करती हैं अगर कोई टेररिस्ट केस आता है उसको इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट है कि स्पीडी ट्रायल में भी हेल्प करती है। 2022 में जो ओवरऑल कन्विक्शन रेट है वो 94% रहा, जो कि काफ़ी अच्छा है। डेटा कलेक्शन की बात करें तो इनको टास्क दिया गया है कि नेशनल लेवल पर एक डेटाबेस बनाया जाएगा 7 एरियाज में, मतलब कहाँ कहाँ, नारकोटिक्स, हवाला ट्रांजेक्शन्स, आर्म्स स्मगलिंग, काउंटरफीट करेंसीज, बॉम्ब ब्लास्ट, टेरर फंडिंग और टेररिज्म, इनसे रिलेटेड इनको नेशनल लेवल पर डेटाबेस ही बनाना है। नेक्स्ट है इन डेप्थ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इनको करनी है। ठीक है, अब ऐसे क्राइम्स जहाँ पर इनको क्या है कि ऐसे क्राइम जहाँ पर एविडेंस को इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल है तो ऐसे क्राइम्स में ये जाकर क्या करेंगी, इन डेप्थ बहुत गहराई में जाकर इन्वेस्टिगेशन भी करेंगी। अलर्ट और रेस्पॉन्सिव मेजर्स भी लेने हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं ओवरग्राउंड वर्कर जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उनका और उनको क्या करा है, उनके अगेंस्ट में उन्होंने केसेस जो हैं वो लिए हैं। साथ ही साथ में जो स्लीपर सेल्स होते हैं, ठीक है, वो एक मूवी बनी थी अक्षय कुमार की स्लीपर सेल को लेकर, राइट, तो वो जो स्लीपर सेल्स होते हैं उनको भी इन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, अब एक रिलेटेड न्यूज़ है उसको भी जान लेते हैं। तो हमारा जो फिक्की है, फिक्की ने एक रिपोर्ट जो है रिलीज़ की है जिसका नाम है हिडन स्ट्रीम्स लिंकेजेस बिटवीन इलिसिट मार्केट्स, फाइनेंशियल फ्लोज, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म। तो ये एक लंबा सा जो नाम है, ये रिपोर्ट है और ये रिलीज़ की है फिक्की ने। रिपोर्ट जो है करती क्या है, तो रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेट करती है हिडन लिंकेजेस, 122 कंट्रीज़ में जो हिडन लिंकेजेस हैं उनको ये इन्वेस्टिगेट करती है और डिकोड करती है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम एक्टर्स हैं, इलीगल इकोनॉमी है, उसके बीच में क्या रिलेशन है उसको ये क्या करती है, डिकोड करती है।
ठीक है। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग जो है, काउंटरफीटिंग, आर्म्स, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, इन सब चीज़ों को ये डील यहाँ पर कर रही है ये रिपोर्ट। अब इसमें हाईलाइट्स क्या निकल के आए कि यूएन जो है उसने एस्टिमेट किया है कि ग्लोबल अमाउंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है एक साल में ग्लोबल लेवल पर, वो 2 से 5% है। ग्लोबल जीडीपी जितनी है उसका 2 से 5% अमाउंट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उतनी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ग्लोबल लेवल पर, ऐसा यूएन ने कहा है। इंडिया से रिलेटेड फाइंडिंग्स क्या हैं कि टोटल अमाउंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग का इंडिया में जो होता है वो $159 बिलियन है, ठीक है। इतना बड़ा अमाउंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग इसकी होती है। ग्लोबल ऑर्गेनाइज क्राइम इंडेक्स जो 2021 का है, इसे बताया गया है कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में लो प्रिवेलेंस है ऑर्गेनाइज क्राइम्स का, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंसी इन इंडिया, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है 437 इंस्टांसेस जहाँ पर ड्यूटी इवेड हुई है, ड्यूटी पे नहीं हुई है। इंडिया की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो बढ़ी है, ठीक है। और इनफॉर्मल इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि नकली सामान ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशंस क्या हैं, तो जो 6 सी हैं उनको अडॉप्ट करी जाए, तो ये चीज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो टेररिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये 6 सी जरूर लिख कर आना, ठीक है। 6 सी क्या है, तो कॉग्निजेंस ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कंटिन्यूअस एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन of illicit financial flows, central nodal agency for greater coordination, creating awareness, combating trade based money laundering and cooperation coordination, ठीक है। तो ये 6 सी लिख कर आ जानी है। अब हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स की। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ न्यू इंडियन एयरफोर्स इन साइन। तो ये क्या है, तो जो हमारी 91st एनिवर्सरी अभी हुई है एयरफोर्स की, उसमें एक नया फ्लैग जो है एयरफोर्स का वो अभी रिवील किया गया है। अब इसमें क्या है, टॉप पर तो हमारा क्या है, एयरफोर्स का क्रेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर इसमें नेशनल सिंबल देखने को मिल जाएगा, सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक। इसके नीचे एक हिमालयन ईगल भी देखने को मिल जाएगी, ठीक। और उसके बाद में इसकी जो विंग्स हैं वो स्प्रेडेड हैं, जो कि क्वालिटीज़ जो आईएएफ की उसको दिखाते हैं, फाइटिंग क्वालिटी दिखाते हैं आईएएफ की। फिर रिंग है ब्लू में, ठीक। यहाँ पर हिमालयन ईगल जो है उसको सर्किल किया गया है, भारतीय वायुसेना यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर इसका मोटो क्या है, आईएएफ का मोटो है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। ग्लोरी से के साथ में हमें आसमान को छूना है, और ये इंस्पायर्ड है भागवत गीता से, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है सोनोवायोज, ये क्या है, तो इंडियन नेवी जो है वो प्लान कर रही है कि जो MQ-9V सी गार्जियन ड्रोन्स हैं उनको सोनोवायोज से हम क्या कर दें, इक्विप कर दें। ये क्या होते हैं, तो ये स्मॉल डिवाइस है जो कि अंडर वाटर एकॉस्टिक सर्विलांस में यूज़ होती है। इसमें हाइड्रोफोन्स होते हैं जो कि अंडर वाटर साउंड्स को भी डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। स्पेशली वो साउंड जो सबमरीन्स के द्वारा की जा रही है वो साउंड्स भी यहाँ पर डिटेक्ट हो पाएंगी। ये जो डिवाइसेस है ये यहाँ पर एयरक्राफ्ट या फिर शिप्स में डिप्लॉय होती हैं, ठीक है, डिप्लॉय की जाती हैं उनके द्वारा, और रियल टाइम अकॉस्टिक डेटा जो है प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि अगर नीचे समुद्र के नीचे कोई सबमरीन जा रही है दुश्मन की तो हम उसको भी डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है सिम्पैक्स एक्सरसाइज, जो कि हर साल होती है, नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच में होती है। इसी के साथ में हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक रहा इस महीने का, वो हमने कवर किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को अगर समझ आया है, वीडियो पसंद आई है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।